Now this question says, consider the following statements about maritime and continental air masses. पहला स्टेटमेंट कह रहा है maritime air masses undergo more uniform moisturing because they form over large homogeneous water bodies। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये दोनों चीज़ों को हम देख चुके हैं। स्टेटमेंट 3 कह रहा है maritime polar air masses form over relatively cold oceans while continental polar air masses form over cold high latitude land areas। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्टिनेंटल एयर मासेस जनरली शो लोअर ह्यूमिडिटी बिकॉज लैंड सरफेस प्रोवाइड लेस मॉइस्चर। तो ये भी बात एकदम सही है कि इनके पास में कम मॉइस्चर होता है, इस कारण से दे आर ड्राई इन नेचर। नाउ लेट्स एग्जामिन स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कॉन्टिनेंटल एयर मासेस आर टिपिकली वार्मर देन मैरीटाइम एयर मासेस इररिस्पेक्टिव ऑफ लैटिट्यूड। सपोज ये कॉन्टिनेंटल एयर मास है और ये एयर मास है मैरीटाइम। अब हमें पता है कि एयर मास का टेम्परेचर कैसा होता है, जो उसके सोर्स रीजन का होता है। तो हमने माना कि हमारा समर का सीज़न है, तो हमें पता है कि समर के सीज़न में लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और ओशन या वाटर बॉडी उतना गर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती थी। तो इसका मतलब कि जो लैंड होगा वो समर में ज़्यादा गर्म भी होगा और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि समर के सीजन में क्या होगा, जो कॉन्टिनेंटल एयर मास होगा वो वार्मर होगा मैरीटाइम एयर मास से। लेकिन जब सर्दी का सीजन आएगा तो लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो इसका मतलब मैरीटाइम एयर मास ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इससे हमें समझ में आया कि इनकी जो रिलेटिव वार्म या कोल्डनेस होती है वो डिपेंड करती है सीजन पर। यानी कि इसका मतलब कि हमेशा कॉन्टिनेंटल एयर मास मैरीटाइम एयर मास से गर्म होंगे ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 वुड बी रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4। ये है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास के बारे में। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल से हमें तुरंत समझ में आया कि ट्रॉपिक रीजन की ओशन बॉडीज में होगा, इसलिए इसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ कहीं पर भी ये मॉइस्चर की हवा जाएगी वो वहाँ पर क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। यानी कि जब क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी तो उससे प्रेसिपिटेशन होगा, यानी कि अनस्टेबल कंडीशंस को ये लाएगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैरीटाइम एयर मासेस यूजुअली ब्रिंग वार्म, ह्यूमिड एंड अनस्टेबल कंडीशंस ओवर द एरियाज दे मूव इनटू। तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉन्ग्ड क्लियर एंड ड्राई वेदर इन मिड लैटिट्यूड्स। जो हमारे ट्रॉपिकल एयर मासेस थे वो ऐसे गए थे और उन्होंने फेरल सेल की फॉर्मेशन में पार्ट लिया था। ठीक है, और ये वार्म या ट्रॉपिकल एयर मास आगे गया था और कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास से कोलाइड करके यहाँ पे फ्रंट्स का फॉर्मेशन हुआ था, जिससे कि यहाँ पर कैसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बने थे, इवन कितना प्रेसिपिटेशन और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिड लैटिट्यूड्स में ये हमेशा बारिश कराएंगे। ठीक है, अनस्टेबल वेदर को लाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वही चीज़ है। नेक्स्ट, व्हेन मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास मीट्स कॉन्टिनेंटल पोलर एयर हैवी प्रेसिपिटेशन कैन ऑकर अलोंग द फ्रंटल बाउंड्री। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। चौथा कह रहा है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस ऑफ्टन लीड टू फॉग फॉर्मेशन व्हेन दे मूव ओवर द कोल्डर सरफेस। मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास आगे जा रहा था और ये यहाँ पर कोल्डर सरफेस था, तो यहाँ पर अपने आप क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज होंगे। ठीक है, और जैसे ही ये वार्म मॉइस्चर वाला विंड वहाँ पर जाएगा तो ये लैंड से उसकी हीट को अब्जॉर्ब करेगा। तो जितने हमारे इसके मॉइस्चर के पार्टिकल्स थे वो इन
क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और फिर ठंडी के कारण यहीं पर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, इस कारण से ग्राउंड के पास में फॉग का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए कई बार होता है कि जब ये कोल्डर सरफेस के पास से जाती है तो वहां पर फॉग का क्रिएशन होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं अटाकामा डेजर्ट में कितनी ज़्यादा फॉग पड़ती है, क्योंकि उसके बगल में कोल्ड ओशन करंट है, तो इस कारण से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। और सुबह के समय डेजर्ट वैसे ही एकदम ठंडे होंगे क्योंकि रात में ठंडे हो जाते हैं ना, तो वहां से जब वेस्टर्लीज मॉइस्चर वाली एयर को लाती हैं देन वहां पर फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। सो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 134। नाउ क्वेश्चन सेज अबाउट मैरीटाइम पोलर एयर मास। तो मैरीटाइम पोलर का मतलब क्या होगा कि इस एयर मास में मॉइस्चर होगा प्लस ये एयर मास बहुत ठंडा होगा। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आएगा या नॉर्थ सी से आएगा, ठीक है। तो इस तरह के ठंडे ओशन बॉडी से आने वाला ये मॉइस्चर है। क्योंकि इसमें मॉइस्चर है तो ये किसी भी रीजन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होंगे प्रेसिपिटेशन कराने के, क्लाउड फॉर्मेशन कराने के। अच्छा, और एक चीज़ और, ये मैरीटाइम पोलर एयर मास कहाँ पाया जाएगा? हमारा पोलर सेल में। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मैरीटाइम पोलर एयर मासेस टेंड टू क्रिएट कूल मॉइस्ट एंड अनस्टेबल वेदर कंडीशंस। तो ये एकदम सही बात है। फिर कह रहा है दे फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस्ड ड्रिजल और कंटिन्यूअस लाइट रेन ओवर कोस्टल एरियाज। तो फिर इसी तरह हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोल्ड ह्यूमिड एयर मास है ना, और ये किसी ऐसे कोस्टल एरिया में जाएगा। तो कोस्टल एरियाज में वहां पर सॉइल होगी ना, सॉइल है, और बहुत सारी जो इंटीरियर के अंदर से डस्ट पार्टिकल्स की सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि वो उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर में ये मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब होता जाएगा, और इसकी ठंडक के कारण, एयर मास की ठंडक के कारण कंडेंसेशन भी हो जाएगा। तो इस कारण से इन इलाकों में लाइट रेन या ड्रिजल का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। फिर कह रहा है स्टेटमेंट 4 मैरीटाइम पोलर एयर मासेस जनरली रिड्यूस विजिबिलिटी ड्यू टू द फॉग एंड लो क्लाउड्स। तो सही बात है कि ऑब्वियस सी बात है ये फॉग के फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करेगा, तो विजिबिलिटी अपने आप कम होगी। और लो क्लाउड्स इसलिए क्योंकि देखो पोलर रीजन में पाया जा रहा था, पोलर सेल के बीच में, ठीक है, तो वहां पे सन का इंसुलेशन इतना मिलता नहीं है, तो इस कारण से ये एयर मास बहुत ऊपर नहीं जाते। जैसा कि हमने देखा था ट्रॉपिकल एयर मास बहुत ऊपर चले जाते थे। तो देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें लो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ एग्जामिन स्टेटमेंट 3 व्हेन दे मूव ओवर वार्मर लैंड सर्फेसेस दे मे कॉज थंडरस्टॉर्म। तो सबसे पहले थंडरस्टॉर्म होता क्या है? थंडरस्टॉर्म हमारा पाया जाता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, उनमें वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, और उसके अंदर जो बिजली कड़कती है ना, लगातार जो लाइटनिंग होती है, दिस इज होल सिस्टम इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। अब देखते हैं, अब मैरीटाइम पोलर एयर मास बढ़ते हुए आ रहा है, तो इट हैज मॉइस्चर एंड इट इज कोल्ड, ठीक है, और ये किसी वार्मर लैंड सरफेस के ऊपर गया, ठीक है। तो यहां पर ये वार्मर लैंड सरफेस है, यानी कि कॉन्टिनेंटल कोई एयर मास है। अब भी जब दोनों कोलाइड करेंगे तो क्योंकि ये पोलर एयर मास ठंडा है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस है, तो ये इसको क्या कर देगा? पुश कर देगा, ठीक है, इसको पुश करता हुआ चला जाएगा, या हम कह सकते हैं बुलडोज कर देगा, जैसे बुलडोजर काम करता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कि ये इसको टक्कर देते हुए आगे चला गया, तो वो हल्का एयर मास था, इसके ऊपर आ गया। अब जैसे हम देख सकते हैं कि ये जमीन से ऊपर आया, ठीक है, तो इट वुड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, क्योंकि जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो ठंडक बढ़ती है। यहाँ पर ये बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ बाउंड्री की हवा मिल चुकी है, तो ठंडा मॉइस्चर क्या करेगा? इससे एनर्जी लेगा इस वार्म एयर मास से, और तुरंत ऊपर जाएगा, और ऊपर जा करके कंडेंस होने लगेगा, जिससे क्लाउड बनेंगे और प्रेसिपिटेशन होगा। सो वी कैन सी कि
अब इस जो वार्म एयर मास से हमें उतना इंसुलेशन नहीं मिल पा रहा है कि जितना हमें ट्रॉपिकल रीजन में मिलता था, जिससे कि इतने ऊंचे क्लाउड बनते थे कि लोअर लेवल से लेके ट्रोपोपॉज तक चले जाते थे। क्योंकि भाई यहाँ पे इंसुलेशन मिल किस तरह है, यहाँ पे हीट मिल रही है बाय कॉन्टेक्टिंग ऑफ अ वार्म एयर मास। इस कारण से यहाँ पे क्लाउड्स का वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं बनेंगे और थंडरस्टॉर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसमें मेजर स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं। स्ट्रेटस का मतलब जिनका डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 4 ओनली।